आप सोच सकते होंगे कि आज का कवि सम्मेलन कैसा होने जा रहा है जब एक अधपका आदमी आपको इतना पका सकता है, तो बाकी ये सारे पके पकाए आदमी ये आपको कितना पकाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और जैसा कि ये बता रहे थे कि ये सिर्फ दिखते ही हैं अधपके से, अंदर से इनका पूरा पका हुआ है सब कुछ, सारा सौदा। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे बिल्कुल मत जाना। एक आदमी धोखा खा चुका था, मैं सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची। हम जा रहे थे एक बार जयपुर भाई साहब कवि सम्मेलन में, तो रास्ते में इनको भूख लगी, एक नया ढाबा खुला था, उसने भी क्या गलती कर दी, अपने प्रचार के लिए, अपने ढाबे को प्रमोट करने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था कि 100 रोटी खाने वाले को 1000 रुपये नकद इनाम। तो मास्टर जी उतर के बोले भाई यही रोक ले। इन्होंने बोर्ड देखा, गए वहां पर मैनेजर के पास, बोले भाई ये जो बोर्ड लगा रखा है ये मजाक में लिख रखी है, ये सच्ची बात है? बोले जी बिल्कुल सच्ची बात है। बोले जी फिर बुला ले भाई, कौन गिनेगा और मैं खाना शुरू करूंगा। उन्होंने देखा इनको ऊपर से नीचे तक, बोला भाई तू 2.5 रोटी खा जाए वही बहुत है। बोला तू छोड़, तू गिनना शुरू कर। अब जी उसने, लड़के ने गिनना शुरू किया और इन्होंने खाना शुरू किया। नॉन स्टॉप इनकी गाड़ी चल रही, धका-धक पहुंच गई 70 पार। तो वो बोला भाई साहब बीच में पानी तो पी लो। बोला अभी बीच तो आने दे, अभी बीच आया ही कहाँ है। अब उसको लगा भाई ये चून का भी नाश करेगा और 1000 रुपए भी ले जाएगा। उन्होंने अपने लड़के को इशारा कर दिया बेईमानी करने के लिए। वो जो ब्लैक बोर्ड पर काउंटिंग लिख रहा था उसने मिटा करके गिनती कम करनी शुरू कर दी। इनका ध्यान गया, बोला भाई 88 होगी थी, तेने तो 78 ही लिख रखी है। बोला नहीं भाई साहब 78 ही हुई है, 88 नहीं हुई, आपको गलत फहमी हुई है। बोला रे मेरा छोड़। इसने उठाया डस्टर और मिटा के बोला शुरू से कर दिया। उनने पकड़ाया 1000 रुपए। बोला जा मेरे गुरुदेव, तू कहाँ हमारे यहाँ फंस गया। तो एक बार जोरदार तालियां मास्टर महेंद्र जी के लिए। सभी एक से एक बढ़कर के यहाँ पर कवि हैं। हर कवि आपको पिछले कवि से बेहतर लगेगा और आखिर में जो सबसे बेहतर कवि है वो तो आएंगे यहाँ पर। और अगले कवि को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक ऐसा विशेष कवि आप देख रहे होंगे, उसकी विशेषता ये है कि मंच पर जितने भी कवि हैं ये सारे शादीशुदा पीड़ित कवि अपने मन की भड़ास निकालते हैं, क्योंकि घर में घरवाली बोलने नहीं देती। एक इकलौता कुमारा कवि यहाँ पर मंच पर विराजमान है, भाई दीपक सैनी। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मैंने एक बार दीपक से पूछ लिया, मैं भाई क्या दिक्कत है, शादी कर नहीं रहा या हो नहीं रही? बोला भाई साहब हो नहीं रही। मैं दिक्कत कहाँ आ रही? बोला दिक्कत ये आ रही लड़की अच्छी मिल नहीं रही। इनके माँ बाप से अंकल जी आंटी जी बहुत अच्छे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं क्या बात होगी? बोले जी ये अक्सर अपनी अलग धुन में ही रहता है, मंचों पर तो बहुत अच्छी यहाँ पर टिप्पणियाँ करता है, लोगों को हंसाता है, पर लड़की के सामने आते बिल्कुल ही घबरा जाता है, बहुत शर्मीला हो जाता है। बोले एक लड़की बहुत, हर बार लड़की वाले आते हैं देखने, अजीब हरकत कर देता है, वो चले जाते हैं, इसलिए इसकी शादी हो नहीं पा रही है। दरअसल मैं क्या, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने बताया, बोले जी अभी पिछले महीने की बात है, एक रिश्ते वाले आए थे इसको देखने के लिए। तो हमने कहा जी लड़का लड़की थोड़ी देर अकेले में बात कर लें, आपस में एक दूसरे को समझ लें। अब जी दोनों जगह चुपचाप आधे घंटे तक शाम कोई ना वो लड़की बोले ना ये बोले। आखिर में इन्होंने ही फिर हिम्मत करके उनसे पूछा, बोले बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? बोले जी अभी तक तो हम 3 थे, आप आ जाओगे तो 4 हो जाएंगे। तो एक ऐसे अनोखे कवि के लिए जिसका पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है, जो ना केवल कवि सम्मेलन के मंचों पर अपितु फिल्मों में भी आप इसको अलग अलग रूपों में जल्दी देखने वाले हैं। कुछ फिल्में बिल्कुल रिलीज के कगार पर हैं। एक बार जोरदार तालियां दीपक सैनी के लिए। यशदीप जी मेरे भाई हैं, तो इस हिसाब से 5वें हो गए उसके। बहुत सारी ज्ञान की, भैया थोड़ा सा माइक, थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे आप? माइक की रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे ना? माइक अभी खुला नहीं है, थोड़ा सा खोल दो, तो आवाज थोड़ी बढ़ाओ। इसको ऐसा दिल्ली विधानसभा जैसा मत बनाओ, ठीक बनाओ थोड़ा सा। हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है, अब छेड़ना मत है, बैठ जाओ, कैसे मिल जाएंगे आप? बहुत सारी ज्ञान की बातें यशदीप जी ने की, मास्टर महेंद्र जी ने भी की, और भी ज्ञान की बातें भी होंगी, यूसुफ जी आएंगे। एक ज्ञान की बात डायरेक्टर साहब में सबसे पहले कर देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। इससे ज्यादा ज्ञान की बात आपको इस पूरे प्रोग्राम में नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि कलाकार, कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता। का प्यार ना हो रहा है अभी भाई साहब, ये पीछे सारे हैंडपंप रखे हुए जिनका हो गया और इनका सबका पानी सूख लिया भाई साहब। बताओ
इन्होंने करवा के कौन सा कश्मीर आजाद करवा लिया। हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री भी कुमारा ही होगा, आपको बता दूं। मंच का सबसे कम उम्र का कवि डायरेक्टर साहब, ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। अच्छा, अनुष्का से तो आज के आपके प्रोग्राम का भी संबंध है, क्योंकि आपका प्रोग्राम है विराट कवि सम्मेलन। ये कह रही आजकल टेंशन का माहौल है, इतनी टेंशन हो गई कि हंसना हंसना बहुत मुश्किल काम हो गया। अब सर हम यहाँ घोड़ों के अनुसंधान में तो पहली बार आए, तो हमें तो उसकी नॉलेज नहीं ज्यादा। साइंटिस्ट बैठे हैं, वैज्ञानिक बैठे हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हैं। हम कवियों को ज्यादा नॉलेज नहीं है कि किस चीज पर रिसर्च होता है, कैसे होता है। तो हम क्या अपने अपने आइडिया लगा रहे थे रास्ते में, कैसे रिसर्च होता होगा, क्या होता होगा। तो रास्ते में काले घोड़े की मूर्ति पड़ी, हमें तो वही घोड़ा दिखा अभी तक। तो हम कभी आपस में बात कर रहे थे, हमने सोचा इसी में होता होगा रिसर्च। बोले इसमें क्या होता होगा, मैंने कहा यही होता होगा कि सारा जिंदा कैसे होगा। मुझे यकीन हो गया आप उसको जिंदा करके मानोगे या फिर हमें घोड़ा बना के मानोगे। डायरेक्टर साहब भी कह रहे थे और हमारे अरोड़ा साहब का फोन आया, बोले पूरे साल की हमारी थकान उतर जाए। मैंने कहा ऐसा क्या थक जाते हो घोड़ों पर रिसर्च करते हो, तुम्हें पूरे साल हंस नहीं पाते कब तो ऐसे रिसर्च करते हो कि मुझे थकान हो जाए। रिसर्च ऐसी करो अरोड़ा साहब मस्ती में, घोड़े भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हो, हम भी पूछ रहे हैं, ऐसा काम ही मत करो। बहुत सारी ज्ञान की बात हुई, मैं आपको एक ज्ञान की बात और बताऊं, क्योंकि हम लोग हरियाणा में खड़े हैं। मेरा नाम है जी दीपक सैनी और मेरा राजकुमार सैनी से कोई लेना देना नहीं। आजकल क्या है, टेंशन का मामला है। मैं आपको बताऊं, इतनी टेंशन हो गई, पूरे देश में टेंशन है भाई साहब। डायरेक्टर साहब, पूरे देश में टेंशन चल रही है, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं और हमारा टेंशन कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमने टेंशन का मुख्यमंत्री बना दिया। ये हंसने की बात नहीं है, वो टेंशन हरियाणा से गई है। हिसार के गांव की टेंशन है, वो आपने हमारे पल्ले लगा दी भाई। उनका भाई साहब एक ही काम है, आजकल 3 साल हो गए उनको, उनका एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस को ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है, एक बार दे दो बस अपने आप ठीक कर देंगे। ये क्या टेंशन है। अभी अरोड़ा साहब ने हमें टेंशन दे दी, बोले कोई राजनीतिक टिप्पणियां मत करना। मैंने कहा फिर हम करेंगे क्या, आप घोड़े को बोल दो घास मत खाना, तो फिर क्या रिसर्च करोगे उसके ऊपर बताओ। ये सारी टेंशन है जी। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी का अरोड़ा साहब कोई लेना देना ही नहीं है हमारा, वैसे हम किसी के नहीं है, हम तो अपने घर वालों के नहीं, हम किसके होंगे, हम तो जहां मोटा लिफाफा मिला वही मुड़ जाते हैं, हम किसी के नहीं है भाई। टेंशन आज तो सबसे ज्यादा टेंशन भाई साहब नेताओं ने दे रखी है हमारे देश में, किसी पार्टी के और सब नेता टेंशन देते हैं। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम गली गली में हमारे यहाँ नेता है। मुझे आने पर 4-5 नेता गांव में दौरा कर रहे थे, सबकी गाड़ियां आपस में टकरा के सारे चल बसे, पता नहीं कौन सी पार्टी के थे। गांव का प्रधान आया, उसने देखा भाई तो हिंदू को उसका अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को रात को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था। गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं, हमने सोचा झूठ बोल रहा होगा। ये सारी टेंशन दे रखी है सर नेताओं ने। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे आपका, मैं देख रहा हूँ हमारी भाभी जी बैठे, डायरेक्टर साहब की वाइफ भी बैठी है और भी महिलाएं भी हैं। सर महिलाओं को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और अगर महिलाओं को सबसे आगे बिठा दो समझ लो कवियों की लाश जाएगी आज। हंसती नहीं महिलाएं भाई साहब, बहुत मुश्किल काम है महिलाओं को हंसाना। मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। टेंशन ही है, क्योंकि आप किसी से पूछो, कोई लेडीज अपनी उम्र का भी ठीक नहीं बताएगी, कोई लेडी नहीं बताएगी, किसी से पूछ लो आप। मैं ट्रेन में आ रहा था एक बार, ऊपर वाली बर्थ में 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम के लड़के ने भी नहीं करा। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। ये कह रहे हैं बार बार शादी नहीं हुई, हुई नहीं, हुई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है।
शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते इधर आ भाई, वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे नेता चुनाव हारने का और दफ्तर में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर दे। सबसे पहले भाई साहब दोस्ती खत्म करवाती है। अगले दिन बोलेंगे शराब पीना बंद कर, आईपीएल पर सट्टा लगाना बंद कर, ये पीना बंद कर, वो खाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है अब पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। तो क्या ये सारी छोटी छोटी सी टेंशन है। और हम लोग हरियाणा में खड़े हैं, हरियाणा में तो हाथ से उसकी सर जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो हर कोई आदमी जेब में हाथ डालेगा तो वहां से हंसी निकलेगी। हरियाणा में इतना ह्यूमर है। मेरे माता पिता दोनों हरियाणा के हैं, पापा जी सोनीपत की, मम्मी रोहतक की है। हमें पता है हरियाणा का आदमी कैसा होता है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, लेकिन भाई साहब मेरे पिताजी के अंदर का आज तक हरियाणा निकला नहीं डायरेक्टर साहब। आज भी वो ऐसी बात करते हैं कि बड़े से बड़े कोई कॉमेडियन नहीं कर पाते, बड़े बड़े कवि नहीं कर पाते। रात को भूकंप आया दिल्ली में 2:30 बजे, पिताजी रात को 2 पैक लगा के सोते हैं। रात को 2:30 बजे भूकंप आया, पिताजी को उठा दिया, मैंने भूकंप आ गया उठो, बोले न्यूज चलाओ। हमने न्यूज चलाई तो उसमें न्यूज आई। हम चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या है। पिताजी नींद में बोले सुनीता एक तो जाग रही है। भरोसा नहीं भाई तो हरियाणा का आदमी कब क्या बोल जाए। सही बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चली, ताऊ जी आगे उसमें सफर करने पहली बार। आप में से कितने लोगों ने मेट्रो में सफर किया, हाथ उठा के बताओ। नीचे कर लो, स्टेशन आ गया। एक ताऊ जी सड़क पे मिले, छोड़े ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी। मैंने कहा जी बस में क्यों जा रहे हो, मेट्रो में जाओ जल्दी पहुंचा देगी आपको। जल्दी में मैंने फौज में लड़न जाना है। मैंने कहा जी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो। ताऊ जी गन्ना चूसते हुए स्टेशन में घुसने लगे। एक पुलिस वाले ने रोका, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जा पाओगे आप। क्यों भाई, अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जाए, वापसी में सब पूछिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शादरा के टोकन कितने का दे रही है। सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा दे, 2 आदमी जाएंगे। 15 मिनट के बाद जैसे स्टेशन आया, ताऊ जी ने सीढ़ी पे जैसी पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है। मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया। अच्छा आपको लगे कि अरबों खरबों रुपए की मेट्रो पर, सैकड़ों इंजीनियर्स की मेहनत पर, इतने सारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर और 20 साल की मेहनत पर उस अनपढ़ गवार हरियाणा के ताऊ को एक तर्क भारी है तो मुझे बताना। मैंने कहा ताऊ जी सीढ़ी पे खड़े रहो, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको, बिजली से चलती है। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी। सड़क पे ये सीट नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता। ये सर है सर हरियाणा। ये सारी टेंशन की बात चल रही है, लेकिन हरियाणा में कोई ऐसी टेंशन नहीं है, आने भी नहीं देंगे। वरना तो आजकल मैंने बताया सबसे ज्यादा टेंशन हमारे को नेताओं ने दे रखी है। यहाँ कोई नेता तो नहीं बैठे थे किसी पार्टी के, कोई नहीं है ना अभी तक। नहीं होते भी तो मेरा क्या बिगाड़ लिया। थोड़ी है भाई साहब किसी से। मैं बता रहा हूँ, अब मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करूंगा। आपको लगे कि यहाँ पर वो देश के बड़े बड़े नेता आ गए तो आप मुझे बताना। हर नेता का भाई साहब स्टाइल, डायरेक्टर साहब अलग होता है बात करने का। किसी नेता को फोन तो नहीं मिला फोन उठा लिया, बुला लो कहीं, क्योंकि यार फोन करते नेता आ जाते हैं आजकल तो गली गली। सर मैं सही बता रहा हूँ आपको, हर नेता का स्टाइल अपना अलग है भाषण देने का। मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके मंच पर उतारूंगा कि वो किस तरह से भाषण देते हैं, आप सुनना और पूरा आनंद लेना। एक नेता बिहार में लालू यादव, आप सब जानते हैं, सबसे ईमानदार आदमी है सर। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद पड़ा है। हमें लालू जी भाषण दे रहे थे भाई साहब पिछले दिनों, 1-1.5-2 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी में। सामने से एक लड़का उठा, लालू जी को एक लाइन में निपटा दिया। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने एक लाइन में उनको निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, देखना वो ऐसी बोलते हैं। मैं कुछ नेताओं का स्टाइल आपको बताऊंगा। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब अच्छा दिन कब आएगा। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया था और कितने अच्छे दिन लोगे। स्टाइल है सर उनका। एक और नेता नवजोत सिंह सिद्धू। मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था भाई साहब। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले शुरू हो जाते थे। और आपको पता है एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, भाषण देना शुरू कर दें तो भगवान ही रुकवा सकता है। आदमी में तो इतनी पावर है उनका। मैंने एक लड़का आया नया नया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूँ तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नारे पर
हमने कहा कि साहब बंदा डर गया, बोला कि माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। ये टेंशन लेकिन नेताओं की। लेकिन दोस्तों एक नेता मैंने ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका अक्सर हम भी रिसर्च करते हैं। आप घोड़ों पे करते हैं, नेताओं पे करते हैं, बात एक ही है। मैंने रिसर्च की कि भाई साहब किस नेता का भाषण समझ में नहीं आता। एक नेता ऐसा जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी नहीं समझ पाए, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव, उनका भाषण भाई साहब किसी को समझ में नहीं आया। अच्छा मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे भाषण देना शुरू किया, उत्तर प्रदेश हमारे वह चली हुई लघु हमारे पहनने को डायरी के तो हमारे राहुल ने मरवा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा शायद समझ में आ जाए, दोबारा शुरू हुए। हमारे ये उत्तर प्रदेश हमारी चली हुई ही पहनने का दिक्कत नहीं हुई कि हमें पहन और हमें लिख कर जीते हम बोले तो राहुल मरवा। कुछ समझ में नहीं आया। मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फिर जो है हमारे अरे उत्तर प्रदेश हमारी चली हुई लेडू बैग पहनिया ड्राइव लिखे नरेंद्र मोदी हमारा बोले तो जितने हमारा राहुल ने मरवाया। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। ये क्या हर नेता का अपना स्टाइल है, लेकिन एक आवाज में आपको ऐसे सुनाऊंगा जो आपने किसी कलाकार का मुंह से नहीं सुनी, पूरे देश में मेरा दावा है, आपको आनंद आएगा बहुत। हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनका अंदाज सर आपने देखा होगा जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है वो, देश के बहुत लोकप्रिय नेता है। जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं, आप बोलोगे कि आपके इस प्रोग्राम में आ गए तो आप मुझे ताली से बताना। जब वो लोकसभा में भाषण देते, अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न हमारे देश की सरकार का है तो वह नरेंद्र मोदी। मैंने उनसे बात की सर कल, मैंने एक बार उनसे बात की, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ राजनाथ सिंह जी हमारे देश में रोज सैनिकों के सर कट रहे हैं, कभी कोई आंख निकाल के ले जा रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत आतंकवादी हमने मारे हैं, लेकिन ज्यादा कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्यों नहीं कर रहे? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक प्रश्न हमारे देश में आतंकवाद का है तो वह मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा हम इस आतंकवाद को सीमा के पार कर देंगे। मैंने कहा कितना पार कर देंगे? कम से कम 56 इंच। ये स्टाइल होता है। लेकिन एक आवाज है सर डायरेक्टर साहब जो इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। अभी मैं दुबई गया, ओमान गया, मोदी जी के बनने के बाद भी मैंने देखा कि वहाँ पाकिस्तान के लोग भी आते हैं और मोदी जी का भाषण वैसे सुनते हैं जैसा हम लोग सुनते हैं। हाँ, उनको पाकिस्तान वालों को जरूर सुनना पड़ता है, पता नहीं कब बम मार दे पाकिस्तान, तो वो हमसे ज्यादा सुनते हैं क्योंकि उनको ज्यादा। अभी मोदी जी मेरे सपने में आए, पीछे पीछे केजरीवाल जी आए, आप लोग बड़े मजे लेना इस बात के। अभी पिछले दिनों एक हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में घटना घटी, यहाँ 2-3 प्रदेशों में ज्यादा घटी, सबके बाल कट गए। याद है सर आपको? सबकी चोटी कट गई। आज तक नहीं पता लगा खुद ही काटी या किसी ने काटी, ना नासा बता पाया ना कोई पुलिस बता पाई कि किसने काटी है, किसी ने नहीं बताया सर। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने कहा मोदी जी कितनी गंभीर समस्या है, सबके बाल काट के ले जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? मोदी जी ने भाषण दिया मेरे सपने में। आपको लगे कि मोदी जी इस टॉपिक पे यही बोलते तो पूरे मजे लेना, पीछे पीछे केजरीवाल जी आए। पहले मोदी जी ने बोला चोटियां क्यों कट रही हैं, सुने। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है भाइयों बहनों, और ये हमारी माता बहनों को कैशलेस बना रहा। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो ब्यूटी पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे केजरीवाल जी आए, मैंने कहा केजरीवाल जी सबकी चोटी कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी।
ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है और कोई नहीं कटवा रहा जी, सारी मोदी कटवा रहा है, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। ये सारी मोदी कटवा रहा है चोटी। मैंने कहा जी आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। मनीष सिसोदिया गंजा नहीं है, मनीष सिसोदिया गंजा नहीं है, गंजा मत कह देना उसको, गंजा नहीं है वो। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। ये सारी टेंशन है सर, लेकिन क्योंकि टाइम की भी अपनी लिमिट है तो मैं उस समय का पूरा ध्यान रखते हुए एक दो कविताएं छोटी छोटी आपको सुना करके मैं स्थान लूंगा, क्योंकि कवि सम्मेलन के लिए आप लोगों ने बुलाया है। एक कविता मैं पहले आपको सुनाता हूँ, आपको आजकल का बहुत हॉट टॉपिक है, सुनिए। मैं अपने हमारे विशेष अतिथि देवानंद जी भी आए हुए हैं, देवानंद जी आपको समर्पित करता हूँ सुनना। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति, वो मूर्ति मुझे एक तक घूरती। तभी वो आदमी बोला जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा ना, तुम तो बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पे शनि चढ़ा है, तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा अबे दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे, ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूँ, तू हट्टा कट्टा होके भी बाल्टी लेके भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है। होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, पता शनि किस पे चढ़ा है। वो मुझे घूर के बोला, मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब तो आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूँ, मैंने कहा मैं कवि हूँ। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोंपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझ रहा गया। एक कविता और सुना सकता हूँ ना? एक कविता सर आपको बिल्कुल नई कविता सुनाता हूँ, क्योंकि हम लोग हरियाणा में खड़े हैं और हरियाणा ने हमें बहुत कुछ दिया है। अभी ओलंपिक में हमारा सर बहुत बुरी हालत हो जाती है हमारी हरियाणा की बेटियों ने जो पदक जीता, वहाँ पे दीपा मलिक, साक्षी मलिक, जितने भी लोग हमारे हरियाणा के कितने सारे खिलाड़ी गए। लेकिन मुझे पता है कि हमारे देश में खेलों की क्या पोजीशन है। खेलों के नाम पे जो जो कुछ भी होता है, हम लोग पदक नहीं जीत पाते कभी भी। अभी एशियन गेम्स होते हैं हम लोग जीत जाते हैं, कॉमनवेल्थ में भी जीत जाते हैं, पर ओलंपिक में जाने के बाद सर हम पंचर हो जाते हैं। तो मैंने एक हाथ से कविता बनाई कि हम हर खेल में पदक जीत सकते हैं, हर खेल में गोल्ड मेडल हमारा, बस ये कर दो जो मैं बता रहा हूँ, पूरे मजे लेना। अब आपको लगे कि व्यवस्था पर मैंने ठीक ढंग से चोट की है, तो आपके इतने मेरे सामने इतने पूरे देश की क्रीम बैठी, साइंटिस्ट बैठे, ब्रिगेडियर साहब बैठे, डायरेक्टर साहब बैठे हैं। अरोड़ा जी सुनिएगा, मैं आपको समर्पित करता हूँ बिल्कुल नई ताजा कविता, हरियाणा के नाम जिन्होंने हमें इतने सारे पदक दिए हैं। सारे पदक हम कैसे जीत सकते हैं देखिएगा, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं पीछे देखना अंकल। दुनिया में जब कहीं भी खेल होते हैं, दुनिया में जब कहीं भी खेल होते हैं, हमारे एक मित्र भारत में अच्छे खिलाड़ियों की कमी को रोते हैं। मैंने उनसे कहा तुम्हारी आंखों में बिना वजह नमी है, ध्यान से देखो हमारे देश में अच्छे खिलाड़ियों की भला क्या कमी है, ध्यान से देखो हमारे देश में अच्छे खिलाड़ियों की भला क्या कमी है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और सारे पदक भारत में ही पाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और सारे पदक भारत में ही पाओ। दोस्त बोला अच्छा तो ये बताओ कि 100, 200, 400 मीटर की रेस में कौन दौड़ेगा, 100, 200, 400 मीटर की रेस में कौन दौड़ेगा। मैंने कहा किसी भी आम नागरिक को दौड़ा दो, मैंने कहा किसी भी आम नागरिक को दौड़ा दो, वो सुबह से शाम तक मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तुम 100-200 मीटर की बात करते हो, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरे शहर में दौड़ता है। तुम 100-200 मीटर की बात करते हो, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरे शहर में दौड़ता है। दोस्त बोला ये तो हो जाएगा, पर तैराकी में कौन जाएगा, ये तो हो जाएगा पर तैराकी में कौन जाएगा। मैंने कहा भारतवासी होकर तैराकी को अपनी बड़ी समस्या मानते हैं। अब तो जल भराव इतना होता है कि बच्चे बच्चे तैरना जानते हैं, अब तो जल भराव इतना होता है कि बच्चे बच्चे तैरना जानते हैं। बारिश में भारत की हर इमारत तैराकी का स्कूल बन जाती है, घंटे भर में सारी सड़कें गलियां स्विमिंग पूल बन जाती है। दोस्त बोला ये भी हो जाएगा, पर वेट लिफ्टिंग इसके पूरे मजे लेना, आपको लगे कि बहुत हिम्मत के साथ और बहुत अच्छी मैंने बात कही है तो आपका आशीर्वाद चाहिए। दोस्त बोला ये भी हो जाएगा, पर वेट लिफ्टिंग में कौन जाएगा, इतना भारी वजन कौन उठाएगा। मैंने कहा मीडिया वाले, मैंने कहा मीडिया वाले। दोस्त बोला कैसे, मैंने कहा ऐसे। शिल्पा शेट्टी ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई, राखी सावंत की टूटी सगाई, जब ये ऐसी ऐसी गंभीर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को उठा सकते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह।
जब ये ऐसी ऐसी गंभीर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को उठा सकते हैं तो क्या ये 100-200 किलो का वजन नहीं उठा सकते हैं? वैसे भी उठाने के मामले में मीडिया वाले राष्ट्रीय एकता दर्शाते हैं। जिस खबर को एक चैनल नहीं उठा पाता उसे सारे मिलके उठाते, सारे मिलके उठाते हैं। दोस्त बोला ये भी हो जाएगा, दोस्त बोला हॉकी खेलने कौन जाएगा भाई, हॉकी, दोस्त बोला ये भी हो जाएगा, पर कुश्ती में कौन जाएगा? मैंने कहा मनमोहन सिंह जी को ले जाओ, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी को ले जाओ, कुश्ती में किसी से भी भिड़वाओ, उनके सामने आते ही बड़े बड़े पहलवानों के दिन जीत जाएंगे और हमारे मनमोहन सिंह जी बिना लड़े जीत जाएंगे। दोस्त बोला बिना लड़े तो चैंपियन नहीं बन सकते। मैंने कहा जब बिना चुनाव लड़े 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्या एक बार चैंपियन नहीं बन सकते? आपको दोस्त बोला हॉकी खेलने कौन जाएगा भाई, हॉकी खेलने कौन जाएगा भाई? मैं रुआसा होके बोला हॉकी की याद तुझे भी सबसे अंत में आई, हॉकी की याद तुझे भी सबसे अंत में आई। बोला छोड़ो ना दीपक भाई, ये बताओ कि हमारे हारने और शर्मिंदगी के दिन कब बीतेंगे, हम ढेरों ढेरों पदक कब जीतेंगे? मैंने कहा हमारे खिलाड़ियों की आत्मा गरीबी में पली झोपड़ियों में रोती है, क्योंकि खेलों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, और जिस दिन भी ये राजनीति हमारे खेलों से हट जाएगी उसी दिन हमारी धरती स्वर्ण पदकों से फट जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।